नमस्कार, धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ श्रीवास्तव। स्वागत है आपका। नमस्कार। तो दिल्ली चुनाव के बीच उपचुनाव, जी हाँ, यूँ तो उपचुनाव में देखिए वोटिंग बड़ी धीमी रहती है, ठंडा रहता है असर, लेकिन इस बार अयोध्या की सीट जो मिल्कीपुर सीट है उस पर हुए उपचुनाव को लेकर मतदाताओं ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। रिकॉर्ड इसलिए बना दिया है क्योंकि आप कह सकते हैं कि मिल्कीपुर सीट पर इस वक्त भाजपा बढ़त बनाई हुई है। भाजपा के जो प्रत्याशी वहाँ उतारे गए थे, चंद्रभानु पासवान तकरीबन 42,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो वहीं अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद वो पीछे चल रहे हैं। अवधेश प्रसाद, जिन्हें आपको याद होगा कि सदन में अखिलेश यादव ने अयोध्या का राजा बता दिया था, वहीं अवधेश प्रसाद जिनकी जीत की वजह से भाजपा को अयोध्या गंवानी पड़ी थी और बहुत बातें होने लगी थी कि भाई भाजपा कैसे प्रभु राम की नगरी मतलब राम मंदिर बनाकर अयोध्या हार गई। तो यहाँ पे अब क्या अखिलेश यादव का घमंड टूटा है मिल्कीपुर सीट हारने के बाद, और मिल्कीपुर सीट हारने के पीछे के राजनीतिक कारण क्या है ये भी हम जानेंगे, लेकिन इसके पीछे का धार्मिक एंगल क्या कहता है, लोगों की आस्था क्या कहती है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले सौरभ, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने अयोध्या को बहुत करीब से जाना है। हमने वो दिन देखा जब 4 जून को अयोध्या हारी, तो जीत कर भी भाजपा अयोध्या हार गई, तो मज़ा नहीं आया, जीत का स्वाद नहीं चख पाई भाजपा। लेकिन आज मिल्कीपुर सीट से जीतने के बाद क्यों कहा जा रहा है कि अब फिर से अयोध्या के रास्ते योगी आदित्यनाथ का 27 में राज तिलक होगा? देखिए, आप सबसे पहले हम आपको लोकसभा चुनाव के नतीजे बताएं। लोकसभा का विधान क्षेत्र जो होता है वो बड़ा होता है और विधानसभा क्षेत्र अलग होता है। उस समय सबसे बड़ी बात, जो जिस सीट पे अवधेश प्रसाद जीते हैं, सांसद बने अखिलेश यादव के नेता, वो फैजाबाद सीट कहलाती है। और अगर अयोध्या बेल्ट की बात करें तो उस लोकसभा चुनाव में भी अयोध्या बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिला था। लेकिन जब पूरे लोकसभा की बात करें तो उसमें कई ऐसे इलाके हैं जो पूरे तरीके से मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं और वहाँ पे ज़बरदस्त वोटिंग हुई थी, और जिसका नतीजा देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हार गए और समाजवादी पार्टी की वहाँ पे बड़ी जीत हुई थी। और उस जीत को लेकर के अखिलेश यादव बहुत अहंकार में थे, बहुत चौड़े में थे कि अयोध्या में राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, प्रभु राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको बढ़ चढ़ के दिखाया। तो समाजवादी पार्टी उस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को ये कह रही थी कि लोकसभा चुनाव के पहले आनंद फानन में ये प्राण प्रतिष्ठा की गई है और बीजेपी इसके सहारे लोकसभा चुनाव में उतरेगी। और जब चुनाव में के बाद जब नतीजे आए तो उसको लेकर के अखिलेश यादव लगातार चिढ़ाते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी को, अयोध्या का राजा अवधेश प्रसाद को बताया। और सबसे बड़ी बात है कि जब सदन में पहली बार सब सांसद पहुंचे तो अखिलेश यादव ने अपने बगल में अवधेश प्रसाद को बैठा कि ये बार बार भारतीय जनता पार्टी को दिखाने की कोशिश की कि जिस अयोध्या को आपने सबसे ज़्यादा चुनाव प्रचार में भुनाने की कोशिश की, उसी अयोध्या में मतलब फैजाबाद लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी है। लेकिन अब इस चुनाव की अगर बात करें तो इस चुनाव में स्थिति पूरी तरीके से उलट है। सबसे पहले तो ये जो आपको बता दें कि उपचुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा सीट अखिलेश यादव के लिए चुनौती थी। अखिलेश यादव लोकसभा का प्रदर्शन इस बार भी दोहराना चाहते थे और ताकि वो संदेश दे सके 2027 तक की अयोध्या में समाजवादी पार्टी का एक अच्छा वोट बैंक है और अयोध्या की जनता सपा के साथ है। वहीं योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये जो सीट थी ये पूरी तरीके से इस साख का विषय बनी हुई थी कि योगी आदित्यनाथ को अपने हिंदुत्व वाले छवि को बरकरार रखना है, तो इस सीट पर बीजेपी का जीतना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर अभी हम खबर रिकॉर्ड करने के हिसाब से अगर आंकड़े के बता दें तो 16 राउंड की गिनती हो चुकी है और 40,550 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो चंद्रभानु हैं वो आगे चल रहे हैं और बीजेपी के जो जीत है वो यहाँ पे लगभग सुनिश्चित होती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी अगर इस चुनाव में अगर बात करें तो अखिलेश यादव के हार के पीछे कई बड़ी वजह है। अखिलेश यादव ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया। इस चुनाव में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर भी विरोध का सामना करना पड़ा। हम आपको बता दें कि किसी भी ज़िले में जो पार्टी का जिला अध्यक्ष होता है या जिला महानगर अध्यक्ष होता है, उसकी एक पैठ पे, उसकी एक पहचान पे पार्टी का जो संगठन होता है उसको वो ज़िले की जिम्मेदारी देती है। सूरज चौधरी वहाँ के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन सूरज चौधरी ने बगावत की, वो आज़ाद समाज पार्टी में चले गए। उनके साथ जो है सपा से सूरज चौधरी के साथ बड़ी संख्या में वहाँ के जो कार्यकर्ता थे वो भी आज़ाद समाज पार्टी में उनके साथ सूरज चौधरी के साथ चले गए, तो एक उसका नुकसान हुआ।
दूसरा नुकसान, मित्र सेन यादव पूर्व मंत्री रह चुके हैं समाजवादी पार्टी, वो यादव है तो यादव किसी को टिकट नहीं दिए, उन्होंने परिवारवाद को दिया। देखिए जब उपचुनाव होता है ना, जैसे कि आप मान लीजिए सांसद हैं और आप विधायक हैं और आप सांसद बन गए, तो वो जो सीट खाली होती है उपचुनाव के लिए विधानसभा की, तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, संगठन के जो लोग होते हैं, उनको ये उम्मीद रहती है कि अब किसी और को केंद्रीय हमारा जो पार्टी आला कमान है वो मौका देके। लेकिन जब मौके की बारी आती है, जब लाभ पाने की बारी आती है कार्यकर्ताओं की, तो नेतृत्व जो है वो फिर से उसी परिवार के किसी को टिकट दे देता है, तो उससे भी नाराजगी देखने को मिलती है। अच्छा सर, आपको क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मिल्कीपुर सीट पे जिस तरह से इस वक्त कमल खिल रहा है, उसे देखते हुए क्या एक तरह से योगी आदित्यनाथ के लिए महाकुंभ को लेकर एक ऐतिहासिक जीत है? क्योंकि महाकुंभ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ मची उसमें लोग मारे गए, और उस हादसे का ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ना, उनकी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना और सीधा योगी आदित्यनाथ जी के इस्तीफे की मांग कर डालना, ना सिर्फ शंकराचार्य द्वारा बल्कि साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से खुद अखिलेश यादव ने भी योगी जी का बिना नाम लिए उनके इस्तीफे की मांग कर डाली थी। तो क्या, क्योंकि महाकुंभ चल रहा है, ये सारी चीज़ें मिल्कीपुर सीट की जनता भी देख रही है और वहाँ से भारी बहुमत से अब जिस तरह से भाजपा जीत रही है, तो ये एक तरह से पासा पलट दिया गया है। देखिए आप अगर सबसे पहले महाकुंभ की तैयारियों की पे नज़र डालिए, ये सब हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, आयोजन है, और योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल में किसी को जिम्मेदारी नहीं दिए थे कि आप महाकुंभ की तैयारी करवाओ, खुद लेके बैठे हुए थे, वो खुद लेते के बैठे थे। और प्रयागराज का हर बच्चा जानता है कि महाकुंभ की जब से तैयारियां संगम क्षेत्र में शुरू हुई, तब से योगी आदित्यनाथ खुद हर हफ्ते जाते थे, ज़मीनी निगरानी करते थे और आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होती थी, दिशा निर्देश दिए जाते थे। तो आप ये तो पहली बात आरोप लगाना कि योगी आदित्यनाथ ने लापरवाही की, उनकी सरकार ने वहाँ पे लापरवाही की, ये सरासर गलत है। और अखिलेश यादव लगातार खामियों को निकाल के ट्विटर पे डालना, सोशल मीडिया के जरिए जो है वो ये जताने की कोशिश करना कि प्रयागराज में तैयारियां अच्छी नहीं चल रही हैं। इतने बड़े संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और जो भी पहुंच रहा है वो प्रशंसा कर रहा है। और रही बात भगदड़ की जो हुई, वो पहले भी जब महाकुंभ का आयोजन हुआ, सबसे बड़ी बात है मौनी अमावस्या के दिन, जो अभी तो महाकुंभ चल रहा है, ऐसे भी जब साल में जब मौनी अमावस्या का मौका आता है तो प्रयागराज का संगम हो, काशी का घाट हो, हरिद्वार का घाट हो, यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। तो भगदड़ किसी वजह से हुई, हालांकि भगदड़ कोई अभी तक जो जांच में निकल के मामला सामने आया है, कुछ लोग ये भी करें कुछ शरारती तत्वों की वजह से भगदड़ हुई, लेकिन अभी प्रारंभिक जो चीज़ें निकल के सामने आई कि बैरिकेटिंग लगी हुई थी वो टूटा, जिसकी वजह से भगदड़ की स्थिति हुई। हालांकि योगी आदित्यनाथ खुद रोए हैं, आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ के मन में कितना दर्द है, क्योंकि जो आदमी खुद सारी तैयारियों को अगर अपने कंधे पे लिया है, वो शासन की सारी इसी हादसे को लेकर जिस तरह के लांछन उनकी ईमानदारी छवि पर लगाए गए हैं, क्या ये धब्बे, ये दाग उनकी ईमानदार वाली छवि से मिट पाएंगे? नहीं, देखिए ये कोई बड़ा ठीक है, ये जो हादसा हुआ, जिनके परिवार के लोग इस हादसे में मृतक हुए, उनके परिवार के प्रति सबके लिए सबको की संवेदनाएं हैं। लेकिन आप ये भी देखिए, उस हादसे के बाद भी प्रयागराज प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं। और सिर्फ प्रयागराज नहीं जा रहे, प्रयागराज का जो महाकुंभ का पलट प्रवाह है वो काशी में भी देखने को मिल रहा है, मथुरा में भी देखने को मिल रहा है। इतनी भीड़ पहुँच रही है दर्शन करने के लिए कि जिला प्रशासन को ये लोगों से अपील करना पड़ रहा है कि अगले 20-25 दिन तक अयोध्या काशी ना आए। बावजूद इसके हर प्रयागराज संगम तट पे पहुंचने वाला हो शख्स हो, चाहे काशी मथुरा पहुंचने वाला शख्स हो, अलग अलग राज्य से आए हैं, देश दुनिया के अलग अलग कोने से सनातनी इस समय संगम पे है, काशी में है, अयोध्या में, सब योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा है। भले ही वो यूपी का वोटर हो चाहे ना हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता कितनी आप ये देखिए। उस भगदड़ के बाद भी लोग कुंभ पहुँच रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। चाहे यूपी का वोटर तो कर ही रहा है, यूपी के जो श्रद्धालु वो तो कर ही रहे, बाहर के भी श्रद्धालु कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर इस तरीके का लांछन लगाना ये कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं, क्योंकि पब्लिक को पता है कि योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे आयोजन को भव्य, दिव्य और डिजिटल से भी उन्होंने जोड़ा। तो सब चीज़ों के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ किया, उनके प्रयासों को कोई उंगली नहीं उठा सकता। हालांकि पॉलिटिकल चीज़ों से देखा जाए तो ये लाजमी है कि जब जो विपक्ष की पार्टियां होती है वो सवाल उठाती है, लेकिन एक आम जनता कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आज जो चुनावी नतीजे मिल्कीपुर में सीट से निकल के आ रहे हैं, वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के महाकुंभ की तैयारी को लेकर हो, चाहे लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता घट रही हो, इस पर इन सब चीज़ों को लेकर के जो सवाल उठा रहे थे, ये मिल्कीपुर विधानसभा
सीट से जो नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं वो इस बात को साफ तौर पे बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व को लेकर, सबको साथ लेकर चलने को की जो उनकी चीज़ें हैं, सुरक्षा को लेकर के जो तमाम उनके शासन की जो नियम उन्होंने बनाए हैं और ख़ुद सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं, एक एक पहलुओं पर वो खुद अपनी निगरानी रखते हैं, उन सारी चीज़ों को जनता ने पसंद किया है और योगी आदित्यनाथ का जादू एक बार फिर से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और यही वजह है कि इसी प्रशंसा के बीच अब जब अमृत स्नान के बाद नागा सन्यासी अपना बैग पैक करके अब प्रयागराज से जब वापस लौट रहे हैं तो वो भी लौटते समय योगी आदित्यनाथ को लेकर यही भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 27 में एक बार फिर योगी की सरकार। आपको क्या लगता है, मिल्कीपुर सीट पे भाजपा को मिली इस ऐतिहासिक जीत के बाद क्या 27 में योगी आदित्यनाथ की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित है? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।